स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 का हिंदी विशिष्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दादी की घड़ी। दादी की घड़ी जो कि एक कहानी है, तो इनकी लेखक है श्रीमती मालती जोशी। श्रीमती मालती जोशी देश की स्थापित कथाकारों में से एक है। मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिला कथाकार की कहानियां बाल कथा साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। बाल कहानियों में जहां बाल मनोविज्ञान का बारीकी से अंकन हुआ है, वहीं उनके नैतिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया है। दादी की घड़ी कहानी उन्हीं में से एक है। घर भर में सबसे छोटा होकर दीपू बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। यूं उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी, हर तरह की बेगार ढोनी पड़ती थी। इसके एवज में मम्मी या दादी थोड़ा सा दुलार दे देती तो कौन सी बड़ी बात थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझ कर दिन भर नचाते रहते। बहुत हुआ तो कभी एक आध टॉफी या रंगीन चौक पकड़ा दी और छुट्टी। दीपू जो है वो घर में सबसे छोटा बच्चा है और वह बहुत मुसीबत में पड़ गया है कि उसका घर में कोई अस्तित्व भी है या नहीं। यूं तो दोस्त तो ईर्ष्या ही करते कि पूरे घर में सबका लाडला है। घर में सब लोग ये सोचते हैं, उसके दोस्त लोग, कि वह सबसे छोटा है तो वह सबका लाडला होगा, पर उसको इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी कि वो घर में सबसे छोटा है। वो छोटा था, इसकी वजह से उसको पूरे घर से उसको डांट ही सुननी पड़ती थी और उसको बेगार ढूंढनी पड़ती थी, तो अलग ही। इसके एवज में मम्मी या दादी थोड़ा सा भी दुलार दे देती तो कौन सी बड़ी बात थी। इसके बाद उसको उतनी डांट सुननी पड़ती थी, सब होता था उसके साथ, तो उसको उसके बदले में यदि उसकी मम्मी या दादी थोड़ा सा प्यार कर लेती तो कौन सी बड़ी बात थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते। उसके जो दीदी और भैया थे वो उससे बिना पैसे काम कराते रहते थे। बहुत हुआ तो कभी एक आध टॉफी या रंगीन चौक पकड़ा दी और छुट्टी। अगर दीपू ने काम करने से मना कर दिया तो उसके बड़े जो भाई बहन थे, दीदी भैया, वो उसको एक आध टॉफी का लालच या रंगीन चौक देकर उससे काम करवा लेते थे। ऐसे मौके पर वह सोचता, काश वह भी इन लोगों की तरह बड़ा होता तो घर में उसका भी कुछ रौब रहता। भैया या दीदी बड़े क्या बन गए हैं, अपने आगे किसी को कुछ गिनते ही नहीं। मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकी लोग निरे बुद्धू हैं। वाकई कम से कम दीपू के बारे में तो उनका यही ख्याल था। उन्हें इस बात की जैसे खबर ही नहीं थी कि दीपू भी अब बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है, 4th कक्षा में पढ़ता है और अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। उनके लिए तो वही नन्हा मुन्ना दीपू था कि जब चाहा प्यार कर लिया और जब चाहा डांट कर भगा दिया। ऐसे मौके पर दीपू सोचता था कि काश वह भी बड़ा होता, वह भी उन पर रोब जमा सकता, जैसे कि भैया दीदी उस पर जमाते थे। बड़े भैया दीदी बड़े क्या बन गए, अपने आगे किसी को कुछ गिनते ही नहीं। भैया दीदी उसके जो बड़े थे तो वह अपने आगे किसी को नहीं गिनते थे। मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकी लोग निरे बुद्धू हैं। वो ये बोलता था दीपू कि हाँ, वो मुझसे बड़ी क्लास में तो पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल निरे बुद्धू हैं, बिल्कुल ही पागल हैं, बिल्कुल ही बुद्धू हैं, उनको कोई समझ नहीं है। वाकई कम से कम दीपू के बारे में तो उनका ख्याल यही था। दीपू के लिए तो वे यही समझते थे
कि दीपू अभी छोटा है, उसमें कुछ ज्यादा अकल नहीं है, इस तरह से। उन्हें इस बात की जैसे खबर ही नहीं थी कि दीपू भी अब बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है, 4th कक्षा में पढ़ता है, और तो और अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। उनको इस बात का जरा भी नहीं था, वो अपनी पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते थे उसके भैया दीदी, कि उनको जरा भी ज्ञात नहीं था कि उनका भाई अब 4th क्लास में आ गया है, अब वो मॉनिटर बन रहा है अपनी क्लास का। उनके लिए तो वही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा दीपू ही था। जब चाह प्यार कर लिया और जब चाह उन्होंने उसको डांट कर भगा दिया। अन्याय की हद तो यह थी कि मम्मी पापा तक उन्हें कुछ नहीं कहते थे। छोटी वाली दोनों मेजें उन दोनों ने घेर रखी थी। अलमारियों पर भी उनका ही दखल था। दीपू बेचारे के हिस्से में आई थी एक खूंटी, जिस पर वह अपना बस्ता टांगता। पढ़ने के लिए मेज तो दूर, एक डेस्क तक नहीं था। पापा कई बार उसका मन रखने के लिए अपनी मेज पर जगह कर देते। पापा के पास बैठने पर आधी जान तो वैसे ही सूख जाती थी, पढ़ाई क्या खाक होती। दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता। अन्याय की बात तो ये थी कि उसके जो भैया दीदी थे वो काम करवाते रहते थे और उनके मम्मी पापा उनसे कुछ नहीं कहते थे। छोटी वाली जो मेज थी वो दोनों भैया दीदी के पास थी। अलमारी में भी उन्हीं के कपड़े रखे रहते थे, उन्हीं का सामान रखा हुआ रहता था। दीपू बेचारे के हिस्से में एक खूंटी आई थी, जिस पर वह अपना बस्ता टांग देता था। खूंटी जो दीवारों पर एक कील होती है, उस पर टांग देता था वो अपना बस्ता। पढ़ने के लिए मेज तो दूर, एक डेस्क तक नहीं था। पढ़ने के लिए उसके पास मेज क्या, उसके पास डेस्क भी नहीं था। पापा कई बार उसका मन रखने के लिए अपनी मेज पर जगह कर देते। पापा सोचते थे कि इसके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसका मन रखने के लिए कह देते थे कि भैया दीदी उस पर पढ़ रहे हैं, तो तुम मेरी डेस्क पर आकर पढ़ लो, मेरी मेज पर आकर पढ़ लो। पापा के पास बैठने पर आधी जान तो वैसे ही सूख जाती थी। हम हमारे घर पे अपने मम्मी पापा से डरते हैं ना, उस तरह से वो अपने पापा से डरता था। तो पापा के पास बैठने से आधी जान तो उसकी वैसे ही सूख जाती थी, पढ़ाई का वो आगे खाक करेगा। दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता था, वहीं उसको जो करना होता था मम्मी के ट्रंक पर ही जाकर पढ़ लेता था। दीदी भैया जब पढ़ते होते तो घर में कोई उसे ऊंची आवाज में बोलने तक नहीं देता था, लेकिन दीपू के पढ़ते वक्त वे रेडियो के सुर में सुर मिलाकर घर सिर पर उठा लेते थे। दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते, कोई उन्हें बैठने तक को नहीं कहता, पर दीदी या भैया के पास कोई आता तो उसे बाकायदा नमस्ते करने पड़ती। मम्मी उनके लिए ढेर सारा नाश्ता बनाती रहती और दीपू बेरब बनकर रसोई घर से ड्राइंग रूम तक नाचता रहता। दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियां पहुंचाना और भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता तो रोज का ही काम था। दीदी भैया जब पढ़ते थे तब उनके घर में कोई ऊंची आवाज में भी नहीं बोल सकता था, लेकिन जब दीपू के पढ़ने का वक्त होता था तब सभी लोग घर में टीवी या रेडियो चालू करके उसमें से जो भी गाना बजता उनके साथ सुर में सुर मिलाकर गाने लगते थे। दीपू के दोस्त दिन भर घर आते जाते रहते थे, तो उनको कोई बैठने तक नहीं बोलता था, उनको नाश्ते की क्या पूछेंगे। लेकिन जब दीदी और भैया के दोस्त कोई आता था, भैया दीदी की सहेली भैया के दोस्त, तो उनको दीपू नमस्ते करता था, उसको नमस्ते करना पड़ती थी और मम्मी उनके लिए ढेर सारा नाश्ता बनाती थी। दीपू बहरा बनकर रसोई घर से ड्राइंग रूम तक नाचता रहता था। दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियां पहुंचाना, ये सारा काम दीपू का ही था। और भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता तो रोज का ही काम था दीपू का। घर में एक ही अलार्म टाइम पीस था और वह बारी बारी से दीदी या भैया के सिराने रखा रहता। दीपू की बड़ी साध थी कि हमें भी सिराने घड़ी रखकर सोएं और हम भी सिराने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज के साथ दिन की शुरुआत करें। उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर उठना ही लिखा था।
दीपू के घर में एक ही वॉच थी, अलार्म वॉच, जो बारी बारी से एक दिन दीदी के पास, एक दिन भैया के पास रखी रहती थी। दीपू की भी बड़ी साथ थी। दीपू की भी इच्छा होती थी कि वह अपने सिराने घड़ी, अलार्म घड़ी रख के सोए, और सब जब सुबह उठे तो उसकी आवाज, जो अलार्म से उठे उसकी सुरीली आवाज उसके दिन की, उसी की आवाज से उसके दिन की पूरी शुरुआत हो। लेकिन उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे उठना ही था, और वो भी पापा की डांट खाकर। दीदी और भैया की तरह उसके पास भी कलाई घड़ी होती तो भी कोई बात थी। वे लोग बड़े थे, घर की हर अच्छी चीज पर अपना ही हक जताते थे। उसे ताज्जुब होता इन लोगों की परीक्षा क्या रोज चलती ही रहती है? जब देखो तभी 4 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाएंगे। एक दिन तो वह जिद पर अड़ गया। उसके स्कूल में दूसरे दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे। उसने आते ही जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया, आज घड़ी मैं ले कर सोऊंगा। क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी होती? जब देखो तब इन्हीं की शान चलती है। दीदी और भैया के पास कलाई वाली घड़ी थी, रिस्ट वॉच थी, लेकिन उसके पास वो भी नहीं थी। वे लोग बड़े थे तो घर की हर एक अच्छी चीज पर वह अपना हक जता लेते थे। जो भी सामान आता था अच्छा, उसके भैया दीदी उस पर हक जमा लेते थे। उसे ताज्जुब होता था, उसे आश्चर्य लगता था कि क्या इन लोगों की परीक्षाएं जो रोज चलती रहती है, उनकी एग्जाम, जब देखो तब 4 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाते हैं। एक दिन वह जिद पर अड़ गया कि दूसरे दिन मेरे स्कूल में इंस्पेक्टर आने वाले हैं और आज तो मैं घड़ी लेकर सोऊंगा। क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी होती? जब देखो इनकी शान चलती रहती है। दीदी कहने लगी, कितने बजे उठना है मैं जगा दूंगी। वाह साहब, दूसरों से ही कहना होता तो मैं मम्मी से ना कहते, कम से कम प्यार से तो जगाएंगी। दीपू मन में बोला, वाह साहब, यदि हमें दूसरों से ही कहना होता तो मैं मम्मी से ना कहते, हम मम्मी कम से कम प्यार से तो जगाती। आखिर मम्मी को ही दया आ गई। मम्मी बोली, शीलू, तेरी तो आज परीक्षा खत्म हो गई है, कल तुझे जल्दी नहीं उठना है, एक आध बार दीपू का भी मन रख लिया करो। उसकी मम्मी ने उसकी दीदी से बोला कि शीलू, आज तो तुम्हारी परीक्षाएं खत्म हुई हैं, कल तो तुम्हें जल्दी उठना भी नहीं है, आज दीपू को दे दो, दीपू को भी अच्छा लगेगा। मम्मी की सिफारिश काम कर गई। मम्मी ने जो बोला दीदी ने मान लिया। रात को घड़ी वाला स्टूल उसके सिरहाने था। जब वो सो रहा था तो स्टूल उसके सिर के यहाँ पर रखा हुआ था और उसमें उसके ऊपर घड़ी रखी हुई थी। उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप कर गया। वो घड़ी मिल रही थी, यही बहुत था। वहां पर स्टूल पर उसको जो अलार्म लगाना था खुद घड़ी में, तो उसने कहा कि मैं खुद अलार्म लगाऊंगा, उसकी ये इच्छा थी। लेकिन उसकी दीदी का चेहरा देखा, उसने बोला घड़ी मिल रही है, यही बहुत है। रात भर उसे अलार्म के सपने आते रहे। उसने अपनी सारी किताबें तकिए के नीचे रख ली थी। टेबल लैंप लगाने की भी सोच रहा था, पर डर के मारे चुप रहना पड़ा। रात भर जब वो सोया तो उसको अलार्म के ही सपने आए। रात में उसने अपने तकिए के नीचे किताबें सारी रख ली थी। टेबल लैंप लगाना भी सोचा था उसने, लेकिन उसको डर की वजह से वो चुपचाप सो गया। वह 5 का अलार्म लगवाकर सोया था, पर सुबह उठा तो तेज धूप रोज की तरह कमरे में फैल चुकी थी। सिराने देखा, घड़ी स्टूल समेत गायब थी। समझ गया दीदी ने उसके सो जाने के बाद यह कारस्तानी की होगी। वह 5 बजे का अलार्म लगवाकर सोया था दीदी से, पर जब वो सुबह उठा उसने देखा तो वही उसके रोज के टाइम पर उठा। उसके रूम में जो थी वो उसके कमरे में तेज धूप आ चुकी थी, और जो उसने अपने सिराने स्टूल देखा घड़ी वाला, तो ना घड़ी थी ना स्टूल था। वो समझ गया कि रात में दीदी ने कुछ ना कुछ कारस्तानी की है। मम्मी जोर से चिल्लाया। दीपू जोर से चिल्लाया, मम्मी। उसकी मम्मी ने आवाज लगाई, क्या है रे? रसोई से मम्मी की चिड़चिड़ी आवाज आई। उसको मम्मी की आवाज आई, क्या है रे?
उसकी मम्मी रसोई में काम कर रही थी किचन में, वहां से आवाज आई। सुबह सुबह उनके पास फालतू वक्त नहीं होता। मेरी घड़ी कहाँ है? कमरे में कंघी करती हुई दीदी की और संदेह भरी नजरों से देखते हुए वह चिल्लाया। वह दीदी की साइड देखता हुआ ऐसा चिल्लाया कि मेरी घड़ी कहाँ? दीदी उसकी कमरे में कंघी कर रही थी। घड़ी तो राजा भैया परलोक से धार गई। दीदी की आवाज में इतनी मिठास थी कि दीपू घबरा गया। दीदी ने बोला उसको कि घड़ी तो राजा भैया परलोक से धार गई। तो वो एकदम आश्चर्य से सुनने लगा। तो एकदम उसने हैरानी से पूछा, दीपू ने, क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा, दीपू ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? होना क्या था? रात को आपने वह किक मारी कि वह हाई जंप कर गई? शेव करते हुए भैया ने जवाब दिया। उसके भैया जो थे वो सेविंग कर रहे थे और सेव करते हुए उसके भैया ने कहा कि होना क्या था? रात को जो आपने वह किक मारी कि वह हाई जंप कर गई। तो दीपू बोलता, लेकिन वह तो सिराने रखी थी, किक कैसे लगी? दीपू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन आपका सिर तो सिराने नहीं था, भैया ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके भैया ने मुंह बनाते हुए कहा कि आपका सिर थोड़ी सिराने के साइड था जो उसमें किक नहीं लग सकती। सारी रात तो बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते रहते हो। आप सोते किस तरह से हो कि आपको पता ही नहीं होता कि आप पूरे रात भर बिस्तर पे इधर से उधर चहलकदमी करते रहते हो। उफ, क्या जोर से आवाज हुई थी गिरने की। सारा घर जाग गया था सिवाय आपके, दीदी ने फिर चिढ़ाया। उफ, दीदी बोलती है उफ। दीपू बोलता है, उफ, क्या जोर से आवाज हुई थी? तो उसकी दीदी बोलती है, सारा घर जाग गया था सिवाय आपके। लाड़ करने की भी हद होती है। मम्मी पापा झल्ला रहे थे, जरा सी जिद के लिए घड़ी का सत्यानाश करवा दिया। 15-20 रुपए से कम नहीं लगेंगे सुधरवाने में। दीदी कहती है कि लाड़ करने की भी हद होती। मम्मी पापा और वैसे ही चिल्ला रहे थे, जरा सी जिद के लिए घड़ी का सत्यानाश करवा दी, घड़ी तोड़वा के रख दी। 15-20 रुपए लगेंगे, उससे 15-20 रुपए से कम भी नहीं लगेंगे घड़ी को सुधरवाने में। दीपू इस चौतरफा हमले से एकदम रुआसा हो गया और एकदम उसको ये सब बातें सुन के उसको आंखों में आंसू से आने लगे। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा और आंगन में जो खटिया पड़ी थी उस पर जाके वो चुपचाप बैठ गया। क्यों, क्या हुआ रे? तुलसी के चौरे के पास माला जपती दादी ने पूछा। क्यों, क्या हुआ रे? उसकी दादी माला जप रही थी तुलसी की। सोते में मुझसे घड़ी टूट गई और सब के सब मुझे डांट रहे हैं। उसे अब सचमुच रोना आ रहा था। उसने ये बताया, मतलब अपनी दादी से बोला कि सोते समय मुझसे घड़ी टूट गई है, अलार्म घड़ी, और सब मुझे डांट रहे हैं और उसको रोना आ रहा था। तू भी तो निरा बेवकूफ है, दादी ने उससे प्यार करते हुए कहा। उसको कहा कि तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो। ऐसे प्यार से उससे कहा, जरा सी घड़ी के पीछे सबकी चिचोरी करता फिरता है। मुझे पढ़ने के लिए सवेरे उठना जो होता है। अच्छा, यह बता कि जब घड़ियां नहीं होती थी तब क्या लोग जगते नहीं थे? मुझे ही देख, कार्तिक में रोज 4 बजे नहाती हूँ। 12 महीने नहा धोकर लक्ष्मी नारायण की आरती में पहुंच जाती हूँ। सो मैं क्या घड़ी लेकर सोती हूँ? दादी कहती हैं, अच्छा ये बात बता, जब घड़ी नहीं होती थी तब क्या लोग जागते नहीं थे, क्या सोए रहते थे? अब मुझे ही देख, कार्तिक में मैं रोज 4 बजे नहाती हूँ, 12 महीने नहा धोकर लक्ष्मी नारायण की आरती में पहुंच जाती हूँ, तो क्या मैं क्या घड़ी लेकर सोती हूँ? दादी की इस बात ने उसे सोचने के लिए मजबूर किया। बोलता, सच दादी, तुम कैसे इतने सवेरे जग जाती हो? एक बात है, किसी से कहेगा तो नहीं?
मेरी तरकीब अपने पास ही रखना। दादी बोलती है, एक बात है, किसी से कहना मत, और ये तरकीब मैं बता रही हूँ तो अपने पास ही रखना। दीपू ने सिर हिला दिया। हाँ ठीक है दादी। दादी उसे अपने बिस्तर के पास ले गई। बोली, देख, ये जो मेरा तकिया है ना, इससे रात को सोते समय कह देती हूँ, भाई तकिए राम, सुबह 4 बजे जगा देना। बस ये जगा देता है। वो अब दादी अपने पास, अपने खटिए के पास ले गई, वहां जहाँ तकिया रखा हुआ था, और वो दादी बताती हूँ उसे कि ये मेरा तकिया है और इससे मैं रात में सोने से पहले बोल देती हूँ, भाई तकिए राम मुझे 4 बजे जगा देना, और फिर ये मुझे जगा देता है। दीपू ने तरकीब सुनी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। एकदम वो आश्चर्य से आंखें एकदम खुल गईं और बोला, दिन भर वह दिन भर इंतजार करता रहा कि रात हो तब वह तकिए का करिश्मा देखे। रात में उसने सबकी नजर बचाकर तकिए से अपनी बात कही और इत्मीनान से सो गया। उसने दिन भर उसकी इंतजार किया कि कब रात हो और वह रात में तकिए का आश्चर्य, इस करिश्मे को देखे, इस जादू को देखे, और रात में सबकी नजर बचाकर उस तकिए से उसने अपनी बात कह दी और वह सो गया। सुबह उठा तो वही 8 बज रहे थे। दूसरे दिन भी यही हाल रहा, फिर तीसरे चौथे दिन भी। फिर उसने यह नुस्खा ही मन से निकाल दिया। समझ गया दादी की भूत प्रेतों और परियों की कहानियों की तरह यह तरकीब भी निरी गप्पी ही थी। उसको ये सारी बातें वो रात में कहकर सोया और वह दूसरे दिन भी सुबह 8 बजे उठा। और फिर उसके नेक्स्ट डे भी उसने यही किया, तब भी वो 8 बजे उठा। ऐसे 3-4 दिन निकल गए और वो अपने तकिए से कहकर सोता और वो नहीं उठ पाता सुबह। फिर उसने अपने ये मन से नुस्खा निकाल दिया। उसने बोला कि दादी की जो कहानियां होती है ना, भूत प्रेतों वाली, परियों वाली, ये सिर्फ हवा में ही है, निरी गप है, बिल्कुल ही फालतू है, ये इसमें भी कुछ नहीं होता। एक शनिवार को उसे फिर घड़ी की जरूरत महसूस हुई, पर इस बार उसने जिद नहीं की, वरन दीदी से कहा, दीदी सुबह मुझे 5 बजे जगा दोगी। शनिवार को उसे घड़ी की जरूरत पड़ी और उसने दीदी से जिद नहीं की कि दीदी मुझे आप घड़ी दे दो। उसने अपनी दीदी से जाकर कहा कि दीदी आप कल मुझे सुबह 5 बजे उठा दोगी। तो कल ना बाबा, कल तो इतवार है, कल तो अपने राम 8 बजे ही पहले नहीं उठने, कल तो अपने राम 8 बजे के पहले नहीं उठने के। उसकी दीदी ने कहा, नहीं भाई मैं कल नहीं जगा पाऊंगी, 8 बजे से पहले नहीं उठूंगी। दीदी ने कहा ऐसा, और कल तुम्हें कहाँ तीर मारने जाना है। भैया के इस प्रश्न पर उसे बड़ा गुस्सा आया और भैया ने पूछा, जब वो दीदी से बोल रहा था कि भैया दीदी मुझे 5 बजे उठा देना सुबह, तब भैया ने बोला, कल तुम्हें कहाँ तीर मारने जाना है। हमेशा की तरह मम्मी ने ही उसका पक्ष लिया। बोली, अरे कल उसकी ट्रिप जा रही है, सांची जाएंगे सब बच्चे। मुझे तो सारा काम निपटाते रात को इतनी देर हो जाती है कि सुबह की हामी नहीं भर सकती। उसकी भैया ने जब उसको बोला कि कल तुम्हें कहाँ तीर मारने जाना है, फिर उसकी मम्मी ने उसका साइड लेते हुए कहा, पक्ष लेते हुए कहा कि कल उसकी ट्रिप जा रही है सांची, तो सारे बच्चे भी जाएंगे और मुझे भी इतना काम रहता है कि मुझे निपटाते निपटाते मैं लेट हो जाएगा काम निपटाते हुए, और मेरा सुबह मैं जल्दी उठाने की हाँ भी नहीं भर सकती। तो दादी से कहना, दीपू 5 क्या 4 बजे जगा देंगी। पता नहीं ये बूढ़े लोग इतने सवेरे से क्यों उठ बैठते हैं। कहती हुई दीदी अपनी रजाई में दुबक गई। यहाँ पर दीदी उसकी बोलती है, तो दादी से कहना दीपू 5 क्या तुझे 4 बजे जगा देंगी। पता नहीं ये बूढ़े लोग इतने सवेरे से क्यों उठ जाते हैं और क्या करते हैं। तब दादी घर पर नहीं थी। 12 बजे से पहले उनके कीर्तन से लौटने की आशा भी नहीं थी। हताश होकर दीपू ने तकिए का आसरा लिया। तकिए भाई मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना।
ठीक 5 बजे। 7 बजे तो बस भी निकल जाएगी। यहाँ पर वो उसकी दीदी कहकर तो सो गई कि दादी से बोल दो, दादी 5 क्या 5 की बजे 4 बजे भी उठा देंगी। लेकिन दादी घर पे तो होना चाहिए सब बताने के लिए। दादी तो कीर्तन में गई थी और उनकी जल्दी लौटने की आशा भी नहीं थी कि मैं मेरे सोने से पहले दादी आ जाए। तो दीपू हताश हो गया, एकदम निराश हो गया और उसको वही अपनी दादी वाला ने उसका याद आया और उसने अपने तकिए से कहा, मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना 5 बजे, 7 बजे तो मेरी बस ही निकल जाएगी। कैसा आश्चर्य था। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो चारों ओर अंधेरा ही था। वह तो समझा कि रात ही है। डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद ही दादी के कमरे से रघुपति राघव राजाराम की आवाज आई और उसको कुछ धीरज बंधा। दौड़कर दादी के कमरे में गया। वह अभी रजाई में ही थी। कैसा आश्चर्य था कि वह सुबह जब उसकी आंखें खुली तो सब जगह चारों साइड क्या था, अंधेरा ही अंधेरा था। वह तो समझा कि रात ही अभी, और डर के मारे वह चुपचाप से फिर से वहीं चुपचाप पड़ा रहा। उसने आवाज भी नहीं निकाली। थोड़ी देर बाद दादी के कमरे से उसकी आवाज आई, रघुपति राघव राजाराम। उसको कुछ धीरज बंधा, उसने दौड़ लगाई, उसको एकदम से दौड़ लगाई दादी के कमरे में। और जब वो गया दादी के पास तो दादी भी रजाई में ही थी। दादी, मैं तुमसे पहले जग गया, उसने विजयी मुद्रा में कहा। जब कोई जीत जाता है, कोई फर्स्ट आ जाता है तो कैसे बोलता है, अरे मैं तो जीत गया। इस तरह से उसने बोला अपनी दादी से, दादी मैं तो तुमसे पहले जग गया। क्यों रे इतनी जल्दी? दादी उसे रजाई में लपेटते हुए बोली। दादी ने उसको अपनी रजाई में ले लिया और उससे बोली, क्यों रे इतने जल्दी उठ गया तू? आज पिकनिक पर जो जाना है पता है, हम लोग सांची जाएंगे। और मम्मी को देखो अब तक सो रही हैं। खाना कब बनेगा? 7 बजे पहुंच जाना है स्कूल, दीपू ने शिकायत की। दीपू ने जब दादी ने पूछा, क्यों रे इतने जल्दी क्यों जग गया, तब दीपू ने कहा कि आज पिकनिक पर जाना है। पता है आज हम लोग पिकनिक पर जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सांची। लेकिन देखो मम्मी तो अभी तक सो ही रही हैं, अब खाना कब बनेगा? 7 बजे तो स्कूल पहुंचना ही है। दादी से शिकायत कर दी दीपू ने। तो अभी तो बहुत देर है, अभी तो 5 ही बजे हैं। 5? दीपू खुशी से चिल्लाया। तब तो तकिए भाई ने ठीक समय पर जगा दिया। दादी बोलती है, अभी थोड़ी देर हुई, अभी तो सिर्फ 5 ही बजे। तब दीपू खुशी से चिल्लाया, 5? सिर्फ 5 ही बजे अभी? तब तो तकिए भाई ने मुझे ठीक समय पर जगा दिया। मैं कहती थी ना, कहा दादी। दादी ने कहा कि मैं कहती थी ना। तो वो कहता है, कहाँ दादी? दीपू कहता, कहाँ दादी? दीपू ने शिकायत की, इतने दिनों तक तो एक बार भी नहीं जगाया। दादी ने उसे और भी पास सटाते हुए कहा, दीपू बेटा तू तो पागल हो गया है, तकिया भी कहीं बोलता है। असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें जरूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। घड़ी की आवाज तो तू बंद भी कर सकता है, पर इसकी आवाज बंद नहीं होती, जगा कर ही छोड़ती है। दादी कहती हैं, उसने कहा कि वो बोलता, दादी कहाँ? दीपू बोलता है, कहाँ दादी? दादी के इतने दिनों तक तो उसने मुझे नहीं जगाया। तो दादी कहती हैं, दादी ने उसको और अपने पास समेट लिया और बोलती है दादी कि दीपू बेटा तुम तो पागल हो, तकिया भी कहीं बोलता है। असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें उठना होता है तो हम अपनी चिंता से ही उठ जाते हैं। तकिया थोड़ी आवाज करता है। इसकी आवाज तो तू घड़ी की आवाज तो तू बंद कर सकता है, पर इसकी आवाज बंद नहीं होती, जगा कर ही छोड़ती है। और इस अनोखी घड़ी का राज पाकर दीपू बहुत खुश था।